नमस्कार, मैं हूं सूरज सिंह। नकारात्मकता जो आज देश के अंदर आ रही है, कांग्रेस क्या नया कदम उठाएगी? आगे नीति बनाएंगे। जनता 15 साल से त्रस्त थी। जनता को जो तकलीफ है उनको दूर करना है, ये हमारा पहला निश्चय है। बचपन में क्या सोचा था? क्या पुलिस बनना चाहते थे? बचपन में तो कुछ नहीं सोचा था। विश्वास कम है पुलिस के प्रति लोगों का। बहुत से लोगों को कानून का ज्ञान नहीं। 4 बार के विधायक रहे हैं। मैं समाज सेवा और अपने क्षेत्र के असहाय लोग, गरीब लोग, कुछ और बनना था। नहीं, मुझे डॉक्टर बनना था। क्या नई नीतियाँ आप लाएंगे? क्या नए काम करेंगे? क्योंकि कांग्रेस जो कहती है वो करती है और भारतीय जनता पार्टी जैसे झूठे वायदे कांग्रेस नहीं करती। हर जगह आप बुलंद आवाज करते रहो, तो ऐसे में जो समस्याएं थी भोपाल की, वो आपके लिए अब उनको हल करना कितना मुश्किल? कोई मुश्किल नहीं होगा। पत्रकार बनना चाहते थे या फिर पॉलिटिक्स में आना चाहते थे? बचपन से तो कोई राजनीतिक क्षेत्र में आने की कल्पना कभी की नहीं। प्रवक्ता रहते किन जिम्मेदारियों को याद रखना पड़ता है? लगता है राजनीतिक दल में प्रवक्ताओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सफर विद सूरज। नमस्कार, भारत माता टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं सूरज सिंह और हमारे खास कार्यक्रम सफर विद सूरज में आपका स्वागत है। आज हमारे इस खास कार्यक्रम के मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह जी। सर इस समय IND 24 न्यूज़ चैनल में प्रबंध संपादक के तौर पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा दैनिक भास्कर, नई दुनिया, पीपुल्स समाचार जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थानों में वह अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आज के समय में पत्रकारिता कितनी जटिल है, राजनीति इस समय किस दिशा में जा रही है, ऐसे तमाम विषयों पर हम सर से बात करेंगे। सर स्वागत है आपका भारत माता टाइम्स पे। बहुत धन्यवाद। सर पहला सवाल, आज की डेट में एक सवाल बन गया है कि पत्रकार कौन? ये भी एक जटिल सवाल है कि पत्रकार कौन है। अब मुझे लगता है कि जो पत्रकारिता थी या जिसको लोग जानते थे वो दरअसल अब गुम गई है। इस समय पत्रकारिता के नाम पर सिर्फ सूचनाएं चल रही हैं और सूचनाएं भी वो हैं जो दल चाहते हैं, जो सूचनाएं अधिकारी चाहते हैं। तो पत्रकारिता इसमें कम बची है। सिर्फ अब पत्रकार काम कर रहे हैं डाकिये का। वो सूचनाओं को लेते हैं और पोस्ट ऑफिस में डाल देते हैं और फिर लोग उसको जैसे चाहे वैसे ले लें। तो पत्रकारिता मुझे लगता है कि थोड़ा नेगेटिव बोल रहा हूँ मैं, लेकिन अब वो जीरो पर जा रही है। सर अगर आपकी बात करें तो आपने पत्रकारिता का सफ़र कैसे शुरू हुआ? कहाँ वो पल बताइए जब आपने सोचा कि मुझे पत्रकार बनना है? जब मैं स्कूल से निकलकर कॉलेज में आया था तो PTI के संवाददाता हुआ करते थे। हमारे गृह जिला था सीहोर। मैंने पढ़ाई भोपाल में की तो वहाँ थे अम्बदत्त भारती जी, जिन्हें लोग बाबा भारती के नाम से जानते हैं। उनसे जब मेरा संपर्क हुआ तो उन्होंने पूछा कि तुम करियर में क्या करना चाहते हो। तो चूंकि परिवार ऐसा था कि हम नौकरी की तरफ नहीं जाना चाहते थे, तब उन्होंने कहा कि क्या करोगे। तो हमारे जो पिताजी हैं वो गांव से संबंध है हमारा, तो उनका कहना था कि इसको या तो वकील होना चाहिए या फिर ये कोई बिजनेस करे। ना मेरा वकालत में मेरी रुचि थी और ना मेरी कोई धंधे में रुचि थी। अक्सर मैं जब स्कूल से घर लौटता था तो बात है 1975 की। तब केरोसिन की बहुत किल्लत हुआ करती थी, महंगाई अपने चरम पर थी, JP का आंदोलन उस समय चल रहा था। तब लोग लंबी लंबी कतारों में केरोसिन खरीदते थे, राशन की दुकानों पर लगते थे। उस समय देखता था मैं कि जो गली मोहल्ले के छोटे मोटे गुंडे होते थे वो लोगों को धमकाकर लाइन तोड़कर राशन लेके जाते थे और मैं स्कूल आते जाते वो सब देखता था और सोचता था कि क्या किया जाए इस पर। तब मुझे लगा कि कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आदमी इसमें राजनीति में जाए और व्यवस्था को बदले। लेकिन जब मेरी भारती से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि राजनीति भी ऐसा कि जब पार्टी सरकार में आएगी तब वो कार्यकर्ता लीडर पावरफुल होते हैं और सरकार के बाहर जाती तो वो सड़क पर आते हैं। तब उन्होंने कहा कि सबसे बेहतर मंच है आप राजनीति के बजाय पत्रकारिता में आए। इसमें होगा ये कि आप समाज को दिशा भी दे सकते हैं और राजनेताओं पर एक तरह का नियंत्रण भी कर सकते हैं कि उनकी गलत बातों को प्रकाशित करके या समाज की दिक्कतों को अखबार में छाप कर। तब मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म है और उसके बाद मैंने तय किया कि अच्छा होगा कि मैं बजाय किसी कुछ और करने के पत्रकारिता में आऊँ। पहली नौकरी कब लगी, कितनी सैलरी मिली थी और उस सैलरी का क्या किया था आपने? देखिए, पहली नौकरी मेरी बहुत नाटकीयता से लगी।
मैं उन दिनों हमीदिया कॉलेज में पढ़ता था। बात है ये 1985 की। नई दुनिया में भोपाल के ब्यूरो में सिटी चीफ हुआ करते थे दिनेश जोशी जी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हम लोग उनसे मिलते थे क्योंकि कॉलेज में एक पत्रिका निकालते थे, उसके संपादन के साथ साथ मैं खबरें भी लिखता था और वो खबरें अखबार में प्रकाशित करने के लिए हम जोशी जी के पास जाया करते थे, दिनेश जोशी जी के पास। तो उनको लगा कि इनके लिखने पढ़ने में रुचि है। एक दिन उनके छोटे भाई महेश जोशी जो हमारे मित्र हुआ करते थे, सुबह सुबह वो घर आए। भोपाल में देर रात तक जागने का चलन है और देर तक सुबह उठने का भी चलन है। तो अक्सर हम लोग रात को 2 बजे तक जागते थे और सुबह 9-10 बजे उठते थे क्योंकि कॉलेज 11 बजे शुरू होता था। महेश जोशी जी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि राघवेंद्र उठो, दादा ने याद किया है। हम लोग उनको दादा बोलते थे, दिनेश जी को। तो मैंने सिर्फ कुल्ला किया, ब्रश भी नहीं किया, क्योंकि दादा का बुलाना मतलब आदेश था हम लोगों के लिए। तो मैं उनके साथ उनकी स्कूटर पर बैठा और दिनेश जी के घर चला गया। तो उन्होंने चाय वाय पिलाई और कहा कि राघवेंद्र नौकरी करोगे? तो मैंने कहा कि जी दादा। तो बोले सांध्य प्रकाश अखबार है, वहाँ मेरे मित्र हैं बीडी शर्मा, उनको हम बोलते थे बिशु दादा। बोले उनके पास चले जाओ, ये महेश तुमको लेके जाएंगे। मैं वहाँ गया, बिशु दादा ने हमको पूछा कि भाई क्या कर रहा हो? तो मैंने कहा कि कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ। तब उन्होंने कहा कि कुछ खबरें बना लोगे, और कुछ जो गांव के प्रेस नोट आते हैं ग्रामीण परिवेश के, उन्होंने मुझे 8-10 प्रेस नोट दिए कि इसको बना लो। मैंने वो प्रेस नोट बना के उनको दिखाया, तो फिर उन्होंने कुछ 2-4 खबरें भोपाल की दी कि इनको बना लो। ये सब करते करते घंटा 1.5 घंटा वहाँ गुजर गया। उन्होंने मेरी कॉपी देखी और कहा कि ठीक है, काम शुरू करो। तो मैं बड़ा मुश्किल में पड़ गया कि काम कैसे शुरू किया जाए, क्योंकि मैं तो ब्रश करके भी नहीं आया था घर से। मैंने उनको कहा कि भाई साहब आज तो मैं नहीं सोच रहा हूँ कि घर चला जाऊँ। बोले क्यों? तब मैंने उनको सच्चाई बताते हुए कहा कि मैं तो सो के उठा था और बिना ब्रश किए दिनेश जी के पास आ गया और उन्होंने यहाँ भेज दिया। तब उन्होंने हंसते हुए कहा कि ठीक है, आज तुम घर जाओ, कल से 8 साढ़े तक आ जाइए और 2 बजे तक शांति प्रकाश के अखबार में रहिए, काम करिए। क्योंकि वो इवनिंग अखबार था, शाम का अखबार था, और मुझे पहली सैलरी पहले ही महीने मिली। उन दिनों होता क्या था कि कुछ जब जो न्यू कमर होते थे, नए पत्रकार, उनसे ट्रेनी के तौर पर काम कराया जाता था और 4-6 महीने में उनके काम का आकलन करके उनको फिर वेतन मिलता था। लेकिन मैं थोड़ा सा भाग्यशाली था, मुझे पहले महीने तनख्वाह मिली और वो तनख्वाह थी 600 रुपये। उस वेतन को मैं लेकर जब घर आया तो मैंने अपनी माँ को वो पैसे दे दिए और उसके बाद ज़िंदगी शुरू हो गई। आपने पीपुल समाचार और फिर दैनिक भास्कर और नई दुनिया, इस दौरान ये सफ़र आपका कैसा रहा और इसमें कैसे किस तरह से आपने कार्य किया? इस क्रम में एक नाम छूट रहा है। शांति प्रकाश के बाद मैं गया था दैनिक जागरण। शांति प्रकाश में नौकरी करते हुए मुझे दैनिक जागरण से रमेश शर्मा जी, उस समय दैनिक जागरण के संपादक हुआ करते थे, उनकी खबर आई। ओम प्रकाश गौड़ जी उस समय वरिष्ठ पत्रकार थे, अभी भी हैं। वो शांति प्रकाश में आए और उन्होंने कहा कि राघवेंद्र कौन है? मैंने बताया कि मैं हूँ। तो बोले आपको रमेश शर्मा जी ने याद किया है। मेरा रमेश शर्मा से संपर्क था। तो मैं शाम को जब उनके पास वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि राघवेंद्र तुम यहाँ आके काम करो, कोई अगर दिक्कत ना हो। तो मैंने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, आप कहेंगे तो मैं यहाँ से शुरू करूँ काम। तो उसके बाद मैंने कुछ दिनों के बाद, हफ्ते 10 दिन के बाद, मैंने दैनिक जागरण ज्वाइन किया और मुझे उन्होंने क्राइम रिपोर्टिंग दी। क्राइम रिपोर्टिंग में उन्होंने मुझे फॉलोअप स्टोरी दी। एक मजदूर की छोटी सी बेटी थी, उसकी हत्या हो गई थी। ये बात है उस समय 1986 की बात है। मार्च का महीना था, होली के बाद वो घटना थी। बाहर से मजदूर काम करने आए थे भोपाल में ऐशबाग स्टेडियम, वहाँ उनकी बेटी की, छोटी बेटी की हत्या हुई और पुलिस उसमें कुछ सुराग नहीं लगा पाई थी। शर्मा जी ने कहा कि इसका फॉलोअप करिए। मैं और फोटोग्राफर हमारे साथी से संजय गुप्ता, हम लोग जाते हैं और मौका मुआयना देखते हैं। उस समय हम देखते हैं कि उस घटना स्थल से 100 मीटर की दूरी पर एक साइकिल एक मकान से टिकी पड़ी हुई थी और लावारिस थी वो। उसके पास 2 चप्पल पड़ी हुई थी, जैसे कोई भागते हुए छोड़ के भागता है। वो सारे फोटोग्राफ्स हमने लिए, आसपास के लोगों से बातचीत की। तब ये पता चला कि वो जो हत्यारा था वो साइकिल पर आया था और जब उसने वारदात करने के बाद वो भागा, लोगों ने पीछा किया तो उस साइकिल को छोड़कर वहाँ से भाग गया। तब बताते हैं कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में इन सब चीज़ों का जिक्र नहीं किया था। उस समय के जो एसपी थे, उन्होंने संबंधित थाने के टीआई को जब अखबार में खबर छपी कि ये लावारिस संदिग्ध साइकिल है और ये किसी अपराधी के जूते चप्पल लगते हैं, तब बताते हैं कि मैं शाम को 6 बजे ऑफिस पहुंचता था जागरण,
लेकिन 5 बजे से ही वो पुलिस ऑफिसर आके बैठे हुए थे हमारे संपादक के पास, और उन्होंने कहा कि एसपी साहब ने हमारी बहुत खिंचाई की है और यहाँ तक कि हमको गालियाँ भी दी हैं, और कहा कि जो रिपोर्टर ने पता कर लिया वो आप क्यों पता नहीं कर पाए। वो ये जानने आए थे कि जो छपा है उसके अलावा कुछ जानकारी हो और वो हमें बता दें छापने के पहले, ताकि हम अपने एसपी को उसको रिपोर्ट कर सकें। तो वो मेरी पहली स्टोरी थी जिससे मुझे थोड़ा सा एक तरह से माइलेज मिला, और उसके बाद से मेरी क्राइम रिपोर्टिंग स्टार्ट हुई। और उन दिनों दैनिक जागरण क्राइम रिपोर्टिंग में भोपाल शहर के नंबर 1 तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन नंबर 2 अखबार से नीचे नहीं था, और अच्छी हम लोग क्राइम रिपोर्टिंग करते थे। पत्रकारिता कर रहे थे, इसी दौरान आप यूनिवर्सिटी में चले गए, माखनलाल यूनिवर्सिटी में जो है आपने ज्वाइन किया। वो कैसा यू टर्न था, किस तरह से आप वहाँ ज्वाइन हुए? देखिए, वो माखनलाल विश्वविद्यालय में जाने की जहाँ तक बात है, वो मेरे पत्रकारिता के करियर के 25 साल बाद की घटना है। मैंने पीपुल्स समाचार में मैं संपादक हुआ करता था। पीपुल्स समाचार जब शुरू हुआ उसका मैंने 1 साल संपादन किया। किन्हीं कारणों से मुझे वो अखबार छोड़ना पड़ा, और मैंने इस्तीफ़ा दिया था कि हम पेड न्यूज़ पर काम नहीं कर सकते। ये एक ऐसी घटना है जिसको मैंने बहुत हल्के से लिया, लेकिन उस समय श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अभी भी हैं, शलभ भदौरिया जी। कुछ साल बाद जब ये बात उनकी जानकारी में आई कि मैंने लिखित में इस बात पर इस्तीफ़ा दिया है कि पत्रकार या हमारी टीम का, संपादकीय टीम का कोई भी आदमी विज्ञापन के लिए काम नहीं करेगा या विज्ञापन के मामले में कोई सहयोग या मदद नहीं करेगा, अगर आप ऐसा कराएंगे तो मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा। तब उन्होंने कहा था कि तुम देश के पहले संपादक हो जिसने लिखित में इस मुद्दे पर नौकरी छोड़ी। तब मैंने उनको बहुत सहजता से कहा था कि ये तो हमारा सामान्य काम है, क्योंकि संपादकीय का व्यक्ति पत्रकारिता के चलते विज्ञापन में क्यों काम करेगा। और अगर मैंने इस्तीफा दिया तो मुझे लगा कि कोई बड़ी बात नहीं की। तब उनका कहना था कि ऐसा देश में लोग करते हैं लेकिन लिख कर को नहीं देता। तो उनका कहना था कि तुम देश के पहले संपादक हो जिसने विज्ञापन में अपनी टीम को काम करने से रोकने के नाम पर इस्तीफा दिया। तो मुझे लगा कि थोड़ी सी बड़ी बात है, लेकिन मैंने उनको सिर्फ 2 लाइन में कहा कि शलभ जी, दरअसल आँख का काम देखना होता है। अगर आँख देख रही है तो वो कोई बड़ी बात नहीं करे, क्योंकि आँख का काम देखना उसका धर्म है। अगर हम पत्रकारिता कर रहे हैं तो हमारा धर्म है कि हम खबर पर काम करें, विज्ञापन पर नहीं करें। तो मैंने तो अपना धर्म निभाया। हो सकता है कि आज के दौर में ये बड़ी बात हो। पेड न्यूज़ की बात निकली है तो ये बात अब थोड़ा दूर तक जाएगी। एक शब्द अभी चल रहा है, गोदी मीडिया, और उस गोदी मीडिया शब्द के जनक माने जाते हैं रवीश कुमार। गोदी मीडिया शब्द और रवीश कुमार पर आपकी टिप्पणी? देखिए, रवीश जी बहुत उच्च कोटि के पत्रकार हैं, और गोदी मीडिया जिनको कहा जाता है उसमें भी कई पत्रकार उच्च कोटि के हैं। अब ये मीडिया वर्सेस मीडिया का मामला है, विचारधारा का मामला है। मुझे लगता है कि रवीश कुमार जी खालिश पत्रकारिता की बात करते हैं, और उसमें भी जो उनका जो ट्रेंड है, मुझे लगता है कि जो चलन में है कि वामपंथी पत्रकार हैं। वो वामपंथी और कांग्रेसी विचारधारा के मिश्रित पत्रकार हैं रवीश कुमार जी। और दीगर जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है वो राष्ट्रवादी चिंतन के पत्रकारों में है। तो मैं इस विवाद में पढ़ने के बजाय सिर्फ ये कहूँगा कि रवीश कुमार जी बहुत अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो गोदी मीडिया की खिलाफत करते करते खुद को पार्टी बना बैठे हैं। और वो खुद जब पार्टी बन गए हैं तो उनका नफ़ा नुकसान जो भी हो रहा हो, लेकिन देश में पत्रकारिता का नुकसान हो रहा है। क्योंकि रवीश कुमार जैसे अच्छे पत्रकार को जब लोग कहते हैं कि वो वामपंथी पत्रकार हैं, कांग्रेस समर्थित पत्रकार हैं या बीजेपी के विरोधी पत्रकार हैं, तो मुझे लगता है कि पत्रकार किसी के पक्ष में नहीं होता, वो सिर्फ सत्य के पक्ष में होता है। और कहीं ना कहीं रवीश कुमार सत्य के साथ साथ वामपंथी विचारधारा और कांग्रेस के पक्ष में भी जाते हुए जब दिखते हैं तो फिर वो भी एक तरह से पत्रकारिता के बलते वो पक्ष की पत्रकारिता की तरफ झुक जाते हैं, जिससे उनका नुकसान हो ना हो। मुझे लगता है कि हम जैसे जो छोटे पत्रकार हैं वो कई बार थोड़ा सा इस मामले में नज़र झुकाते हैं, शर्मिंदा भी होते हैं कि आपके बड़े पत्रकार क्या कर रहे हैं और आप लोग कौन सी पत्रकारिता की दुहाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है। आज की पत्रकारिता और 10 साल या 20 साल पहले की पत्रकारिता किस तरह से अंतर देखते हैं? देखिए, आज की पत्रकारिता को तो मैंने पहले कहा कि वो ज़ीरो पर चली गई है, और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूँगा माइनस में जा रही है। लेकिन अगर 20 साल पहले की पत्रकारिता की आप बात करोगे या जिस दौर में हम लोग जर्नलिज्म में आए थे, तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि जब हम पत्रकारिता में आए थे उस समय पत्रकारिता देवी या देवता की तरह मंदिर में स्थापित थी और उसकी लोग पूजा करते थे।
बहुत सम्मान करते थे। लेकिन जब हम लोग 1985-86 में पत्रकारिता में आए, तो हमको लगा कि हमारे दौर के पत्रकारों ने उस पत्रकारिता को मंदिर से निकाल कर, बहुत माफ़ी के साथ मैं कह रहा हूँ, उसको मंदिर से निकाल कर मुजरे खाने तक लेकर आए। मुजरे खाने में मतलब जो किसी खास लोगों के लिए लोग नाचते थे कि ठीक है, मुख्यमंत्री का विरोध नहीं करेंगे हम। पत्रकार ऐसा करते थे हम कि किसी खास आदमी का विरोध नहीं करेंगे। तो मैं इसे मुजरे खाने की पत्रकारिता मानता हूँ। लेकिन अब वो पत्रकारिता आज के दौर की हम बात करें तो मुझे थोड़ी-सी शर्मिंदगी होती है। वो पत्रकारिता जो मुजरे खाने में थी, अब वो रेड लाइट एरिया की तरफ जा रही है। 10 साल बाद पत्रकारिता को किधर देख रहे हैं? मैं बहुत आशावादी हूँ। मुझे लगता है कि 10 साल बाद या उसके पहले पत्रकारिता का दौर फिर से अच्छा आएगा और फिर इस गिरावट के बाद जैसे शेयर बाज़ार होता है या काल चक्र होता है कि पहिया जब घूमता है तो पहले वो नीचे जाता है फिर ऊपर आता है। मुझे लगता है कि पत्रकारिता का पहिया अभी नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन 10 साल के भीतर हो सकता है कि ये वापस ऊपर की तरफ आए और फिर से लोग महसूस करें कि पत्रकारिता को सिद्धांतों पर चलना चाहिए और सरकार या व्यवस्था के पक्ष में जाने के बजाय सरकार या व्यवस्था की कमी दिखाकर साहस के साथ खड़े रहना चाहिए और वो दौर 10 साल के भीतर आना चाहिए, मुझे लगता है। करीब 30 से 35 वर्ष का मुझे लगता है कि आपको अनुभव है। सभी दौर देखे हैं आपने। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में ही काम किया है। दोनों में बेहतर माध्यम किसे मानते हैं और क्यों? मुझे तो आज भी बेहतर माध्यम तो प्रिंट मीडिया ही लगता है, क्योंकि प्रिंट मीडिया एक दस्तावेज है। वो अगर आज अखबार छपता है तो आप उसको 20 साल बाद भी देख सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, कोई अगर खबर अखबार टीवी पर चल रही है और किसी के विरोध में या पक्ष में और कोई दबाव आता है तो वो तुरंत खबर वहाँ से ब्लैकआउट कर दी जाती है, निकाल दी जाती है। लेकिन अखबार में छपने के बाद फिर वो हट नहीं सकती, वो दस्तावेज बन जाती है। तो मुझे लगता है कि जो टिकाऊ पत्रकारिता है वो तो प्रिंट मीडिया की है, लेकिन ज़माना बदल रहा है। प्रिंट मीडिया बहुत शिंक हो रहा है, सिकुड़ रहा है, उसके कार्यक्षेत्र घट रहा है। लोग इलेक्ट्रॉनिक पर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया में भी बहुत जल्दी फ़िल्टर लगेंगे और जो सच्ची पत्रकारिता है वो शायद उस पर निखरेगी। अभी तो उसमें एक तरह से बहुत भीड़ चल रही है, उसमें खोजना मुश्किल है कि सच क्या है और झूठ क्या है। इतने लंबे समय के कार्यकाल में कभी ऐसा लगा कि गलत फील्ड में आ गए? मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि मैं इस फील्ड में अपनी मर्जी से आया था। जब कोई आदमी अपना मर्जी से काम करता है, उस काम में आनंद लेता है, तो उससे वो कभी नहीं लगता कि वो गलत फील्ड में आ गया है। लोग जो गलत काम करते हैं, लेकिन जब वो मर्जी से गलत काम करते हैं तो वो उसमें आनंद लेते हैं, भले ही वो समाज में अपमानित हो, उनको जेल जाना पड़े, उनको माने बहुत नुकसान उठाना पड़े। तो जो काम मन से करता है, तो मुझे लगता है कि ये काम मैंने मन से और मेरी चॉइस से था। ये बाय एक्सीडेंट पत्रकारिता में मैं कभी नहीं आया। इसलिए मुझे लगता है कि जो काम मैंने किया है वो मुझे सुख भी देता है और मुझे उसमें आनंद भी आता है। कोई ऐसा किस्सा जिसमें लगा हो कि पत्रकार हूँ इसीलिए ये काम हो पाया, या कभी ऐसा कोई किस्सा जिसमें लगा हो कि नहीं आज मैं पत्रकार हूँ इसलिए उस समय गर्व फील हुआ हो, कोई ऐसा किस्सा? ऐसे तो किस्से छोटे बड़े बहुत सारे हैं, लेकिन अक्सर मुझे तब बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसे लोग जो प्रशासन में काम कराने गए, उनका सही काम है लेकिन नहीं हो रहा है, फिर वो पार्षद के पास जाते हैं, मंत्री के पास जाते हैं, नहीं हो पाता है। जब वो मीडिया के पास आते हैं और इस उम्मीद से आते हैं कि मीडिया के लोग या राघवेंद्र सिंह उनकी मदद करेंगे, जब हम उनकी मदद करते हैं और काम हो जाता है, तो ऐसे कई मौके आए कि जो बीमार लोग थे, डॉक्टर से आग्रह किया तो उन्होंने उसका ठीक से इलाज किया और वो बच गए। कई ऐसे लोग थे जिनको सरकार से मदद की ज़रूरत थी, हमने किसी मंत्री से आग्रह किया, उनका काम हो गया। कई ऐसे लोग थे जो अपने बच्चों को अच्छी तालीम के लिए सेंट्रल स्कूल में भर्ती कराना चाहते थे, किसी मंत्री या सांसद से हमने आग्रह किया। तो कई ऐसे अवसर आए कि जिनके लिए हमने उनसे निवेदन किया, आग्रह किया मंत्री से, पता हुआ कि जो फरियादी था वो लेट पहुंचा, मंत्री उनका इंतजार कर रहे हैं। ये हमको तब लगा बाद में जब उस व्यक्ति ने बताया कि मैं तो वहाँ पहुँच नहीं पाया था, मंत्री जी मेरे इंतजार वहाँ बैठे हुए थे। तो कई बार ये सुखद चीज़ें लगती है कि हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें हमको पहले दिन से बताया गया था कि पत्रकारिता का मतलब है कि वो गरीबों के लिए काम करने वाली पत्रकारिता है, मजलूमों के लिए काम करने वाली पत्रकारिता है। तो कोशिश करते थे कि जो गरीब है, मजलूम है, दिक्कत वाला, उसकी मदद करें, और मदद होती तो लगता है कि वो महीना, वो दिन हमारा सफल हो गया। बीते 2 साल देश और दुनिया के लिए बहुत ही कष्टदायी रहे। कोरोना काल रहा, आप भी संक्रमित हुए थे। आपका अनुभव कैसा रहा?
कोरोना काल का जब आप पीड़ित हुए और उसके दौरान जब आपने वो दौर जब झेला, घर में भी बैठ के जब झेला, तो वो कैसा था? मुझे लगता है कि जो हमने पढ़ा है, जो सुना है, उस पढ़े लिखे और सुने इतिहास में कभी भी पूरी दुनिया जो 2 साल पहले एक कमरे में बंद हो गई थी। इंटरनेट के बाद, नई तकनीक के बाद लोग कहते थे कि पूरी दुनिया एक गाँव है और आप नहीं कह सकते कि सिंगापुर, इंग्लैंड, अमेरिका, मलेशिया या रूस से आपका संपर्क सेकंडों में नहीं हो सकता है। लेकिन कोरोना काल के चलते पूरी दुनिया एक कमरे में बंद हो गई थी, तो सबसे कठिन दौर था। लेकिन उम्मीद की किरण ये थी कि हमारे वैज्ञानिक वैक्सीन खोज रहे थे, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे और वैक्सीन आएगी ये उम्मीद थी और संकट में हम रहेंगे तो लोग मदद करेंगे। इस चीज़ ने लोगों को इस बीमारी से लड़ने में बहुत ताकत दी और मुझे लगता है कि जो लोग जीवित हैं आज की तारीख में, वो सिर्फ इसी वजह से कि लोगों ने या तो उनकी मदद की या उनको उम्मीद थी कि कोई दवा आएगी, कोई वैक्सीन आएगी जो उनको बचाएगी। तो मुझे लगता है कि ये 2 साल ऐसे अंधेरे के साल थे कि जिसमें कई बार लगता था कि पता नहीं दुनिया कहाँ जाकर ख़त्म होगी, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज तो था नहीं और बीमारी का संक्रमण कितना घातक होगा इसका भी किसी को अंदाज़ नहीं था। सेकंड जब उसकी वेव आई, जब उसमें डेल्टा वेरिएंट आया, वो तो बहुत जल्दी 24-24 घंटे में लोगों को मार रहा था। लेकिन लोग कहते हैं ना कि पूरी दुनिया उम्मीद पर टिकी हुई है, तो उस उम्मीद ने इस दुनिया को वापस जिंदा किया और सक्रिय किया, इसलिए हम सब लोग हैं। आपको भी कोरोना हुआ था, कितने दिन भर्ती थे और किस तरह से उस दौरान आप क्या सोच रहे थे? कैसे आपने अपने आप को उभारा? कैसे आप टेंशन में गए, नहीं गए? क्या सोचा था उस समय? मैं कोरोना में करीब 29 दिन पीड़ित रहा। 10 दिन तो मैं अपने घर पर ही, 11 दिन इलाज कराया है। घर पर जब इलाज करते करते ऑक्सीजन का लेवल जब 88 पर आ गया, तब हमारे डॉक्टर ने कहा कि घर पर हम ऑक्सीजन का लेवल मैनेज नहीं कर पाएंगे। उन दिनों असल में डेल्टा वेरिएंट बहुत सक्रिय था और अस्पताल पूरे फुल थे, ऑक्सीजन कहीं मिल नहीं रहा था, वेंटिलेटर कम पड़ गए थे। तब घर से अस्पताल जाना मतलब ऐसा लगता था जैसे हम मौत के मुंह में जा रहे हैं। लेकिन मेरे साथियों ने बहुत आग्रह किया, दबाव बनाया और मैं कहूँगा कि जो डीपीआर हैं, जनसंपर्क संचालक आशुतोष प्रताप सिंह, उन्होंने तो मुझे और मेरे साथियों को ये तक कहा कि आप किसी और अस्पताल में जाएंगे तो लगेगा कि आप मौत के मुंह में जा रहे हैं, बेहतर है कि आप चिराई हॉस्पिटल में जाएं क्योंकि उसके पास तजुर्बा बहुत है। अव्यवस्थाओं के बीच भी वहाँ के डॉक्टरों ने लंबे समय से इसको इलाज कर रहे थे, तो मुझे उन्होंने जिद करके हॉस्पिटल भेजा चिरायू। वहाँ जब मैं गया तो वो ऐसा लग रहा था जैसे कि गर्मियों की छुट्टियों में बस स्टैंड या रेलवे स्टैंड पर जो भीड़ रहती है, वैसी भीड़ थी। मरीज नीचे लेटे हुए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर मिसाइलों की तरह लगे थे 10-12, और एक ऑक्सीजन में 3-3 सिलेंडर में 3-3 4-4 लोग कनेक्टिविटी लेके, कोई लेट के ऑक्सीजन दे रहा था, कोई बैठ के दे रहा था, कोई किसी की सांसें उखड़ रही थी। उस दौर में जब मैं वहाँ गया था तो मुझको लगा था कि पता नहीं ये कैसा दौर है, बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। लेकिन मैंने जैसे कहा कि पॉजिटिव होना और उम्मीद से रहना, उस आशा ने मुझे बचाया और करीब मैं वहाँ भर्ती रहा 20-22 दिन। उस 20-22 दिन में एक दिन ऐसा भी आता है कि मैं कोरोना से डॉक्टर के हिसाब से ठीक हो गया था, लेकिन मुझे ठीक होने के बाद हॉस्पिटल में कोरोना का दोबारा अटैक आया, जिससे वो उन्होंने बाद में बताया कि आप पर डेल्टा वेरिएंट का अटैक था और अगर वो बुखार नहीं उतरता मेरा तो शायद 24 घंटे के भीतर मुझे वेंटिलेटर पर जाना पड़ता। और डॉक्टर का कहना ये था कि फिर पता नहीं क्या स्थिति बनती, आप वापस लौटते कि नहीं लौटते, कोई भरोसा नहीं था। लेकिन लोगों की दुआ से मैं वापस आया और ठीक रहा। एक उस दौरान हॉस्पिटल में एक किस्सा हुआ था कि आपको बर्फ से नहलाया गया था, क्या हुआ था वो? हाँ, वो जब मुझे दोबारा बुखार आया, अचानक रात को 1 बजे मुझे 102 फीवर हुआ, जबकि डॉक्टर उसके एक दिन सुबह ही मुझे प्लान कर रहे थे कि आप ठीक हो गए हैं, अब आपको हम डिस्चार्ज करेंगे, छुट्टी कर देंगे। और उसी रात को मुझे 102 बुखार आया और 102 जब बुखार आया तो मुझे पहले इंजेक्शन दिया गया, बुखार नहीं उतरा। फिर उन्होंने मुझे ठंडे पानी से नहलाया, बुखार मेरा नहीं उतरा। तब डॉक्टर ने कहा कि हम आपको पैरासीटामोल की ड्रिप लगाएंगे। लेकिन जो मेरे डॉक्टर हैं, जो मुझे शुगर का इलाज करते थे, उनका कहना था कि अगर आप ये दवा ज़्यादा लेंगे तो आपकी किडनी फेल हो जाएगी। ये बात मैंने डॉक्टर को जब रात में बताई तो उन्होंने कहा कि हम अब आपको ये तो दवा नहीं देंगे, एक इलाज हमारे पास है जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता है। उन्होंने मुझे कहा कि आपको हम बर्फ़ के पानी से नहलाएंगे, अगर उसमें भी बुखार नहीं उतरा तो फिर उन्होंने मुझे कोल्ड एनीमा दिया था, यानी बर्फ़ का एनीमा दिया था। उस बर्फ़ के एनीमा से उन्होंने कहा था कि इसमें एक संकट है
कि आपको इन्फेक्शन बढ़ सकता है पेट में, क्योंकि बर्फ का पानी ही पेट में जाएगा गुदा द्वार के जरिए। जब वो मुझे उन्होंने लगाया, और तब डॉक्टर ये उम्मीद छोड़ चुके थे कि शायद बुखार इनका उतर नहीं पाएगा, हो सकता है कि हम 2 घंटे 4 घंटे में इनको वेंटिलेटर पर ले जाएं या आईसीयू में ले जाएं। लेकिन बहुत अच्छी किस्मत थी, डॉक्टर भी बहुत बढ़िया थे, और मेरा वो बुखार 2 ढाई घंटे में कम हुआ, और अगले दिन दोपहर में 2 बजे तक मेरा बुखार एकदम नॉर्मल हो गया था। तब मुझे डॉक्टर ने नेक्स्ट डे बताया कि आप बहुत बड़े संकट से बाहर निकल आए, जिसकी हमको भी उम्मीद नहीं थी। कोरोना काल में मदद के लिए तो बहुत फ़ोन आते होंगे। मदद के लिए ऐसे फ़ोन आते थे कि हम कई बार डर जाते थे, क्योंकि फ़ोन रात में 2 बजे भी आते थे, और हर कोई मदद मांगता था। और उस समय जब तक हॉस्पिटल में जगह थी, हम लोगों की मदद करने में दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब फ़ोन करते थे अस्पताल में, लोग कहते थे कि फुल हो गए हैं, और उसके बाद अगर कोई फ़ोन आता था तो हमको लगता था कि हमको कुछ इसका फोबिया हो रहा है। रात में कई बार फ़ोन की घंटी बजने में उठने में डर लगता था, और फ़ोन रिसीव करने में डर लगता था कि अब जो मदद मांगेगा उसके लिए हम मदद कर नहीं पाएंगे, तो खुद को बहुत अपराधी महसूस करते थे, और कह सकते हैं कि एक तरह के फ़ोन फोबिया के शिकार हो गए थे। वो भी मुझे लगता है एक किस्म की बीमारी थी, लेकिन उस दौर से भी ईश्वर ने निकाला सबको। चूँकि पत्रकार समाज के हर वर्ग से जुड़ा होता है, तो अब कुछ राजनीति के विषय में भी बात कर लेते हैं आपसे। देश की राजनीति, मध्य प्रदेश की राजनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक नाम जो दुनिया में इस समय, वर्तमान समय में तो दुनिया का नंबर 1 नाम कहें तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। किस तरह से देखते हैं आप नरेंद्र मोदी? देखिए, नरेंद्र मोदी जी बीजेपी या कांग्रेस या दीगर पार्टी की हम बात करें, नरेंद्र मोदी को मैं सिर्फ 1-2 मुद्दों पर बहुत अच्छा मानता हूँ। एक तो उन्होंने डिफेंस के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किया है। भारतीय सेना को जितने कम समय में उन्होंने ताकतवर बनाया, वो मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में भारतीय सेना उसके पहले कभी इतनी ताकतवर नहीं बनी। चाहे हम राफेल की बात करें, राफेल पर विवाद हो सकता है, फाइटर प्लेन की खरीदी पर, जैसे बोफोर्स की खरीदी पर विवाद हुआ था, लेकिन बोफोर्स तो बहुत अच्छी तोप रही, और उसी ने कारगिल जैसा युद्ध हमको जिताया। इसलिए मैं वो श्रेय राजीव गांधी को दूंगा, बहुत विवादों के बाद भी। और राफेल के मामले में जिस ढंग से नरेंद्र मोदी ने काम किया, और जिस ढंग से वो उसको अपग्रेड करवा रहे हैं, इसके साथ साथ तेजस जिस तरह से फाइटर प्लेन यहाँ तैयार किया जा रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें, मिसाइलों में एक पूरी रेंज है जो नरेंद्र मोदी की सरकार में डीआरडीओ ने डेवलप किया है। तो मुझे लगता है कि टैंक की बात करें, मिसाइलों की बात करें, सेना के एक तरह से सियाचिन ग्लेशियर में जो सेना हमारी वहाँ -40 डिग्री में भी काम करती है, उनके लिए साधन सुविधा की बात करें, या चाइना के साथ जो भिड़ंत हुई थी गलवान घाटी में, उसकी बात करें, तो लगता है कई बार कि मोदी ने और हिंदुस्तान की आर्मी ने देश का नाम तो ऊंचा किया ही है, हम सबको गौरवान्वित भी किया है। आर्मी हमेशा से अच्छी रही है, लेकिन मोदी के बाद जो सरकार की इच्छा शक्ति होती है, उसने हमारी सेना को बहुत मजबूत भी किया है, और दुनिया में भारत को एक स्ट्रांग कंट्री के रूप में किया है। पहले लोग हिंदुस्तान को बड़े सॉफ्ट नेशन मानते थे, सॉफ्ट कंट्री मानते थे कि कुछ भी कर दीजिए आप, भारत की सरकार का विरोध बड़ा लचर आएगा। लेकिन अब हिंदुस्तान की जो सरकार है वो एग्रेसिव है, और दुनिया भारत को गंभीरता से ले रही है। ये इंदिरा जी के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है, इसलिए मैं नरेंद्र मोदी को बाकी प्रधानमंत्री की तुलना में ज़्यादा बेहतर मानता हूँ। राहुल गांधी में किस तरह से भविष्य देखते हैं? राहुल गांधी बहुत अच्छे आदमी हैं। मुझे लगता है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। हर किसी में कुछ करने की क्षमता होती है। अब तो जो नई पद्धति उसमें यह है कि बच्चों से पूछे कि वो क्या करना चाहते हैं। पहले के ज़माने में होता था कि बेटा पैदा हुआ तो बोले इंजीनियर बनेगा, लड़की पैदा हुई तो बोले डॉक्टर बनेगी, उसकी कोई इच्छा नहीं होती थी। और हमने देखा है कि लोग बेटियों को और उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाते थे, ज़बरदस्ती बनाते थे। तो लगता है राहुल गांधी जी इतने भले आदमी हैं, राजनीति उनको रास नहीं आ रही है, इसलिए वो राजनीति में आनंद लेने के बजाय उसको अपने परिवार की इच्छा, परिवार की विरासत को बचाने के लिहाज से काम कर रहे हैं। वो राजनीति में आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि राजनीति 24 घंटे का काम है। अगर आप 100 दिन काम करिए और 1 घंटा काम मत करिए तो लगता है कि वो 100 दिन की पूरी मेहनत पानी में धुल जाती है। तो राहुल गांधी जिस उम्र के पड़ाव पर हैं, मुझे लगता है इससे बेहतर परफॉर्मेंस वो कर पाएंगे। ये मैं नहीं कह सकता कि कर सकते कि नहीं, लेकिन वो सबसे बेहतर दे रहे हैं राजनीति में।
लोग इसकी उम्र के बाद भी देते हैं। अटल जी 75 साल की उम्र में, 73 साल की उम्र में पीएम बने थे। वीपी सिंह 75 साल के आसपास पीएम बने। तो राहुल गांधी भी कुछ कर पाएंगे, लेकिन अभी जो उनकी उम्र है उस हिसाब से वो जितना दे पा रहे हैं, उनकी पार्टी की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से वो कम दे पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस मामले में बहुत बेचारे हैं वो। अगर वो राजनीति में फिट नहीं है तो उन्हें कोई और काम देखना चाहिए, बजाय इसके कि वो राजनीति में अपना समय बर्बाद करें। और कांग्रेस के भीतर जो दूसरे लीडर हैं वो भी बर्बाद हो रहे हैं। अगर राहुल गांधी वहाँ से हटते हैं तो जो काबिल लीडर हैं वो आगे आएंगे। एक चीज़ मैं और इसमें जोड़ूंगा, लोग कहते हैं कि गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस नहीं चल सकती। तो मैं ये मानता हूँ कि जब पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय गांधी परिवार नहीं था। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने 5 साल अल्पमत की सरकार सफलतापूर्वक चलाई और ये साबित किया कि कांग्रेस और देश गांधी परिवार के बगैर भी चल सकता है। तो ये काबिलियत पे काम होना चाहिए, ना कि परिवार पे काम होना चाहिए। अगर किसी में वो योग्यता है तो वो आगे आए। राहुल गांधी जी राजनीति कर रहे हैं, वो जब तक चाहे कर सकते हैं, लेकिन जो उनको करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं, ये बात तो सही है। मध्य प्रदेश में आते हैं, एक नाम शिवराज सिंह चौहान, किस तरह से देखते हैं आप? शिवराज सिंह असल में आम आदमी का चेहरा है देश, मध्य प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में। हर कोई शिवराज सिंह के चेहरे में अपना चेहरा ढूंढता है और वो कह सकते हैं कि गरीब गुरबों का चेहरा है और गरीब गुरबों का वो नेतृत्व करते हैं। मध्य प्रदेश और देश की बहुत बड़ी आबादी अभी भी गरीब है, अभी भी मध्यम वर्गीय है, निम्न मध्यम वर्गीय है। तो एक तरह से शिवराज सिंह चौहान उन सब का नेतृत्व करते हैं और वो उनकी जो सहजता, जो सरलता है, वो उनको बाकी नेताओं की तुलना में आगे रखती है। जहाँ तक गवर्नेंस की बात है, शिवराज जी की जो प्राथमिकता है वो जनता से संपर्क करने की ज़्यादा है, जनता से संवाद करने की ज़्यादा है। उसमें वो मास्टर भी हैं और उसी संवाद के जरिए वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन जहाँ तक गवर्नेंस की बात है, प्रशासन की बात है, उसमें वो जो पूर्ववर्ती जो मुख्यमंत्री हुए हैं उनकी तुलना में थोड़ा सा मुझे कमज़ोर लगते हैं। कुछ शिवराज सिंह चौहान के अच्छे काम जो आपको अच्छे लगते हैं और कुछ जो आपको लगता है कि ये होने चाहिए लेकिन नहीं हो पाए? मैंने पहले कहा कि गवर्नेंस में वो वीक हैं। जैसे हम अर्जुन सिंह की बात करते हैं तो प्रशासन में अर्जुन सिंह बहुत कठोर भी थे और बहुत असरदार थे। अगर हम भाजपा की बात करें, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री की बात करें, तो वीरेंद्र कुमार सकलेचा जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसके बाद सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे बीजेपी के। वो शिवराज जी की तुलना में ज़्यादा असरदार थे। कांग्रेस का मैं अगर बात करूं तो अर्जुन सिंह के अलावा प्रकाशन सेठी मुख्यमंत्री होते थे, वो अच्छे प्रशासक थे। तो कांग्रेस में अर्जुन सिंह, प्रकाशन सेठी अच्छे प्रशासक थे। बीजेपी में वीरेंद्र कुमार सकलेचा, सुंदरलाल पटवा। पटवा जी में खासियत ये थी कि वो प्रशासक होने के साथ साथ वो अच्छे लीडर भी थे। वो बहुत वाकपटु थे। तत्काल जो मुद्दों को पकड़ने की और चीज़ों को जनता के सामने पेश करने की जो उनकी अदा थी, जो स्टाइल थी, वो बहुत दुर्लभ थी। वो बहुत व्यंग्यात्मक बात करते थे, कटाक्ष करते थे और बहुत तीखे सवालों के तीखे उत्तर देते थे। मुझे एक घटना याद आ रही है अटल जी, पटवा जी की। एक हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अभी भी हैं, उन्होंने उनको सवाल किया बतौर, जब वो मुख्यमंत्री थे, पत्रकार ने सवाल किया, थोड़ा सा वामपंथी मिजाज के थे। पटवा जी से उनकी नोकझोंक होती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो जैसे ही वो पटवा जी से सवाल करते हैं तो पटवा जी ने कहा कि पंडित जी आप बैठ जाइए। उनका क्यों? बोले आप तो जब मास्को में पानी गिरता है तो आप छाता खोल लेते हैं, आपके सवाल का कोई मतलब नहीं है। और फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया पटवा जी ने कि आप पूछते तो बहुत हैं, आप छापते कहाँ हैं? क्योंकि उस समय वो किसी अखबार में नहीं हुआ करते थे। तो पटवा जी में वाकपटुता थी। वो अपने जो सामने का व्यक्ति था उस पर हमलावर भी होते थे और कई बार वो बहुत डोमिनेट करते थे। तो ये उनमें क्वालिटी थी। शिवराज जी बहुत सहज हैं, जनता से जुड़े हैं और हर आदमी को लगता है कि शिवराज जी उनकी बात को सुन रहे हैं और उसको उलझन को सुलझाने का प्रयास भी करते हैं। तो शिवराज जी का ये प्लस पॉइंट है कि वो एक तो जन नेता हैं, किसानों की बात ज़्यादा सोचते हैं, मजदूरों की, बेटियों की बात ज़्यादा सोचते हैं और उनकी ख्वाहिशें बहुत हैं कि मैं पूरा ज़माना बदल डालूंगा। लेकिन प्रशासन के मुद्दे पर आके वो थोड़ा सा मुझे कमज़ोर लगते हैं। आजकल की जो चर्चाएं हैं आजकल कि जो
काम शिवराज सिंह चौहान का चल रहा है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, चौथी बार का मुख्यमंत्री अपने आप ही प्रधानमंत्री का दावेदार हो जाता है, क्योंकि अगर हम सबसे छोटे चुनाव की बात करें तो पंचायतों के चुनाव होते हैं, तो गांव में पंच बनना बड़ा मुश्किल होता है, और एक बार कोई पंच बन जाए तो दोबारा वो पंच बन जाए ये और भी मुश्किल होता है। तो जब आदमी दोबारा पंच बनने में बहुत मशक्कत करता है, तो एक व्यक्ति चौथी बार मुख्यमंत्री बन गया है, तो जाहिर है कि लोग उनका नाम लेंगे कि वो प्रधानमंत्री के दावेदार है। बीजेपी के भीतर जो 2-4 नाम चलते होंगे पीएम के लिए, उसमें शिवराज जी का भी नाम होगा, लेकिन फिर मैं एक चीज़ जोड़ूंगा कि आप टिकट मेहनत से पा सकते हैं, किसी पार्टी के प्रत्याशी बन सकते हैं, मेहनत से, आपके व्यवहार से, जोड़ जुगाड़ से आप चुनाव जीत सकते हैं, और खुशामद करके या और आपकी काबिलियत से आप मंत्री बन सकते हैं। लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री आदमी इन सब चीज़ों के होते हुए भाग्य से बनता है। अगर भाग्य नहीं होगा तो वो बन नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री काबिलियत के साथ साथ भाग्य से बनता है, ऐसी मेरी राय है। एक आजकल आरोप लगते हैं कि कोई भी पत्रकार जो है या तो इधर का है या फिर उधर का है, कांग्रेस का है या बीजेपी से जुड़ाव रखता है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं देखा गया। शिवराज सिंह चौहान से आपके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह से भी आपके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। इसको आपने कैसे मैनेज किया? इसको मैनेज करने जैसी बात मुझे लगी भी नहीं कभी। दरअसल मैं अपनी रो में पत्रकारिता करता गया, उस पत्रकारिता में जो चीज़ सही थी मैंने सही कहा, जो गलत था मैंने उसे गलत कहा। शुरू में लोगों को हो सकता है कि बुरा लगा हो, दिग्विजय सिंह जी को भी या शिवराज जी को भी, बाद में उन्होंने महसूस किया होगा कि मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। अगर मैंने अभी बात की है तो जो शिवराज सिंह की अच्छाई वो बताया, जो उनका कमजोरी वो मैंने बताई। तो जब मैं इस तरह की बात दिग्विजय सिंह की भी करूँगा तो जाहिर है कि दिग्विजय सिंह बोलेंगे कि कुल मिला के पत्रकार तो ठीक ठाक है, हो सकता है कि शक्ल सूरत ठीक ना हो, उसकी आवाज़ ठीक ना हो, लेकिन जर्नलिज्म में मैं बेईमानी नहीं करता। जब ये आदमी महसूस कर लेता है तो फिर वो रिश्तों में बराबर की बात करता है, फिर उसमें वो देखता नहीं कि ये किस पाले का किसका नहीं है। क्योंकि कभी मैं दिखूंगा लोगों को कि मैं बीजेपी की तरफ बात कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी पल मैं दिखूंगा कि मैं कांग्रेस की तरफ बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दोनों पार्टी की अच्छाई भी देखने की कोशिश करता हूँ और जो उसकी कमियाँ हैं वो भी समझने की कोशिश करता हूँ। तो जब ये दोनों चीज़ दिखाते हैं या बोलते हैं तो फिर जो लोग होते हैं उनके मेरे ख्याल से वो जो गलतफहमी होती है वो दूर हो जाती है। आज की जो पत्रकारिता में उसमें सिर्फ 2 चीज़ कहूँगा कि लोग पत्रकारिता में रोजी रोटी तलाशने आ रहे हैं। ये काम रोजी रोटी तलाशने का नहीं है, ये वो काम है कि जो घर फूके आप ना चले हमारे संग। पत्रकारिता में तो आपको सच बोलने की जो कीमत चुकाने का मादा अगर आप में है तो आप पत्रकारिता करिए, नहीं तो फिर बहुत सारे धंधे हैं उसमें जाना चाहिए, बहुत सारी नौकरियां हैं उसमें जाना चाहिए। ये एक ऐसा पेशा है, मेरा मानना है कि समाज में डॉक्टर, मास्टर और पत्रकार, इन 3 काम में कोई मिलावट नहीं चल सकती। अगर डॉक्टर में कोई बेईमानी है तो फिर वो मरीज को बचाएगा कम, मारेगा ज़्यादा। इसलिए आज के ज़माने में जो प्राइवेट नर्सिंग होम हॉस्पिटल चलते हैं, लोग कहते हैं कि वो कसाई खाने हैं। अगर टीचर बेईमान हो गया तो पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाती है, पूरा मुल्क बर्बाद हो जाता है। और अगर पत्रकार बेईमान हो गया या पत्रकार नाकाबिल हो गया तो फिर समाज की संवेदनाएं खत्म हो जाती है। ये मेरा मानना है। दिग्विजय सिंह विवादों में बहुत रहते हैं, इन विवादों के पीछे का आप कारण क्या मानते हो? क्या जानबूझ के ऐसा करते हैं या वो सत्यवादी हैं, इस तरह से आप देखते हैं? दिग्विजय सिंह जी जानबूझकर तो नहीं करते। जैसे शिवराज जी में कुछ खूबियां हैं, कुछ खामियां, ऐसे दिग्विजय सिंह जी में भी खूबियां और खामियां दोनों हर किसी में होती है। चूंकि 2 का हम जिक्र कर रहे हैं तो मैं इनके नाम से बता रहा हूँ। दिग्विजय सिंह बहुत संवेदनशील आदमी है, लेकिन सिद्धांतों के प्रति वो बहुत अडिग हैं। वो गांधीवादी रास्ते पर चलते हैं और कई बार जो उनकी धर्मनिरपेक्षता है, जिसको बीजेपी हमेशा खारिज करती है, क्योंकि बीजेपी कहती है कि धर्मनिरपेक्षता कुछ होती नहीं है, पंथ निरपेक्षता चीज़ होती है, धर्म नहीं होती है। लेकिन दिग्विजय सिंह गांधीवाद के रास्ते पर चलते हुए धर्मनिरपेक्षता के मामले में थोड़ी सी भी कोई खरोंच लगाएगा तो दिग्विजय सिंह जी उसके सामने सबसे पहले खड़े होंगे खिलाफत करने के लिए। तो वो उनकी जानबूझकर नहीं, बल्कि वो उनकी आदत है, उनकी घुट्टी में है। वो नुकसान होता है उससे पार्टी को। अब ये राजनीति जिस दिशा में
जा रही है उसमें थोड़े से संतुलन की ज़रूरत है कांग्रेस को और दिग्विजय सिंह को। दिग्विजय सिंह बहुत बड़े हिंदूवादी हैं, दिग्विजय सिंह बहुत धार्मिक आदमी हैं, लेकिन लोग या दिग्विजय सिंह जब अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो वो उस तरफ उतना झुक जाते हैं कि जो बहुसंख्यक वर्ग है उनको लगता है कि ये हमारे साथ बेईमानी कर रहे हैं, और वो जो उनका झुकना है वही उनके लिए सबसे बड़ी खामी है और वही उनको नुकसान करता है। लेकिन दिग्विजय सिंह जैसा आदमी मैंने उतना बेहतर आदमी, उतना संवेदनशील, उतना मानवतावादी आदमी मैंने कम देखा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम कमलनाथ, उनको बहुत बड़ा मैनेजमेंट का गुरु माना जाता है। बहुत कहते हैं कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन सरकार नहीं बचा पाए अपनी, सरकार गिर गई उनके मुख्यमंत्री रहते हुए। कैसे देखते हैं उसको? सबकी अपनी अपनी राय होती, लेकिन मैंने जब से कमलनाथ जी को जाना है मुझे वो मैनेजमेंट गुरु तो कहीं से भी नहीं लगे। लेकिन लोग कहते हैं कि वो चैम्बर की पॉलिटिक्स के उस्ताद हैं। वो फिर मैं कहूँगा कि इसमें भाग्य बहुत बड़ी चीज़ होता है। वो जब से राजनीति में आए हैं उनका राजयोग चल रहा है। छिंदवाड़ा लोकसभा से वो चुनाव जीतते आए हैं, सिर्फ एक बार को छोड़ दें तो दूसरी बार उनका राजयोग, उनका भाग्य, इस बात से भी मैं उसको साबित कर रहा हूँ। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए लोगों को, किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए आदमी को बहुत उम्र गुजारनी पड़ती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन कमलनाथ उन भाग्यशालियों में है कि वो दिल्ली की राजनीति से जब मध्य प्रदेश आते हैं तो सीधे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, और उनके अध्यक्ष बनने के 6 महीने बाद चुनाव होते हैं। वो 6 महीने के मेहनत में मुख्यमंत्री बन जाते हैं। एक व्यक्ति 1 साल के भीतर पीसीसी का अध्यक्ष हो जाता है और 1 साल में वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो जाता है। तो इसमें उनका भाग्य ज़्यादा है। जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है, मैनेजमेंट में मैं दिग्विजय सिंह से ज़्यादा कमलनाथ जी को नहीं मानता, क्योंकि ये जो कांग्रेस की सरकार आई है वो कमलनाथ की वजह से कम दिग्विजय सिंह जी के संगठन की क्षमता से ज़्यादा आई है। दिग्विजय सिंह जी को जनता नापसंद करती है क्योंकि उनके बारे में ये एस्टेब्लिश हुआ कि वो बंटाढार हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे को उनके ऊपर चस्पा कर दिया। कांग्रेस के भी कई लोग चाहते हैं कि ये मुद्दा दिग्विजय सिंह पर चस्पा रहे, उसमें कमलनाथ और उनके समर्थक भी शामिल हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि दिग्विजय सिंह से अगर ये दाग हट गया तो फिर वो सीएम के दावेदार हो जाएंगे। हालांकि दिग्विजय सिंह कई बार कह चुके कि मैं 10 साल सीएम रह गया, अब मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन कमलनाथ जी मैनेजमेंट गुरु हैं, इसको मैं एक पत्रकार के नाते कम स्वीकार करता हूँ। वो भाग्य के ज़्यादा मजबूत आदमी हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ वो अच्छे मुख्यमंत्री बनते अगर कार्यकाल पूरा करते तो। लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, ये उनकी असफलता भी है, उनकी अयोग्यता भी है, और उनके इस भ्रम को भी तोड़ती है कि वो मैनेजमेंट के बहुत बड़े गुरु हैं। उनका पूरा मैनेजमेंट ध्वस्त हो गया। ये साबित करता है कि कमलनाथ जी मैनेजमेंट के गुरु सिर्फ चर्चाओं में ज़्यादा हैं, वो भाग्य के मालिक ज़्यादा हैं, इसीलिए वो यहाँ तक पहुँचे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका भविष्य जो है आप कैसे देखते हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया मैं कह सकता हूँ कि एक चमकता हुआ सितारे हैं अभी आज की तारीख में, क्योंकि उम्र के जिस पड़ाव पर हैं वो राजनीति में उनको लंबा चलना है। चाहे प्रदेश की राजनीति में वो आए, चाहे दिल्ली की राजनीति में रहें। एक तो उनका घराना है, राज परिवार से हैं। सिंधिया घराना सियासत में बहुत आगे रहा है। देश में कई राजघराने थे, लेकिन कम राजघराने जो राजनीति में सफल रहे हैं। दूसरा ये कि उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही कम से कम युवाओं के लिए बहुत आकर्षक है। जो बुजुर्ग हैं वो उनको उम्मीद से देखते हैं, और जो उनका चुंबकीय व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं हर किसी पार्टी के लिए लगता है कि हमारी पार्टी में सिंधिया जैसा आदमी होना चाहिए। उनके पिताश्री में भी ये क्वालिटी थी, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया में, लेकिन उनको अवसर नहीं मिल पाया कि वो प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होते। लेकिन मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उम्मीदों का चेहरा है, वो बेहतर काम करेंगे ऐसा सब लोग सोचते हैं, क्योंकि उनके परिवार की परंपरा में उनके पिता को देखते हैं। तो रेलवे में जो उन्होंने काम किया था, माधवराव सिंधिया के चलते ही भारत की रेलवे जो है वो बहुत सुधर गई थी, पटरी पर आई थी और आधुनिक हुई थी। तो इनसे भी लोग उम्मीद करते हैं, और बीजेपी के भीतर कहा जाता है कि युवाओं को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। तो हो सकता है कि अगले कुछ सालों में हम प्रदेश भाजपा का चेहरा बनता हुआ देखें ज्योतिरादित्य सिंधिया को। लेकिन ये मेरा अपना आकलन है, बाकी पार्टी तय करेगी कि वो BD शर्मा को आगे बढ़ाती है, किसी और को लेके जाते हैं, या शिवराज जी बने रहते हैं। कहते हैं कि जो नाम मीडिया में चल जाता है वो बीजेपी में नहीं होता है। देखिए, बीजेपी तो क्या किसी में नहीं होता।
जो नाम चल जाता है इसका मतलब कि उस नाम के जो प्रतिस्पर्धी होते हैं वो सब गैती फाड़ो लेकर उसकी खुदाई में जुट जाते हैं और गड्ढा खोद के उसको गड्ढे में डाल देते हैं। लेकिन जो अब की भाजपा है वो चौंकाने वाला नाम लेके आती है। नरेंद्र मोदी की जो बीजेपी है, अमित शाह की जो भाजपा है, आप देखिए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो थे वो उन्हें कौन जानता था। अगर हम झारखंड के मुख्यमंत्री की बात करें जो अब नई माने मुख्यमंत्री के पद से बीजेपी हार गई है, उनको कौन जानता था। तो ये कह सकते हैं कि जो भी काम बीजेपी करेगी वो चर्चाओं में नाम रहे ना रहे वो चौंकाने वाले नाम लेकर आती है। तो अभी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली की पॉलिटिक्स में है, मध्य प्रदेश में अगले नेताओं के नाम चल रहे हैं। बी डी शर्मा का नाम चलता है, कभी नरोत्तम मिश्रा का नाम चलता है, कभी किसी का नाम चलता है, लेकिन चौंकाने वाला नाम आएगा और उस चौंकाने वाले नाम में मैं सिंधिया का नाम ऊपर लेकर चलता हूँ। राजनीति में आजकल शुचिता नहीं रही, वो सिद्धांत नहीं रहे, इसको आप किस तरह से देखते हैं? कहा जाता था पहले जो है, जो किसी भी पार्टी का कोई व्यक्ति हो आपस में जो है व्यवहार उनके अच्छे होते थे। आजकल वो बातें नहीं रही। आजकल जो है कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है नेता तो उसको गाली दे रहा है, कोई उसको गाली दे रहा है, शब्द कह रहा है। ये इसको कैसे देख रहे हैं आप? मैं इसके मूल में हो सकता है कि लोग सहमत ना हो इससे। मैं गिरती हुई पत्रकारिता का प्रतिबिंब मानता हूँ घटिया होती राजनीति। पहले राजनेताओं को एक तरह से नियंत्रित रखती थी पत्रकारिता, राजनेताओं और संगठनों को अंकुश में रखती थी पत्रकारिता, क्योंकि हम लोगों ने कई बार ऐसी खबरें छापी, कोई संगठन गलत निर्णय करता था या उसका निर्णय व्यवहारिक नहीं होता था तो अखबारों में खबर छापते थे और उसकी आलोचना होती थी। अब राजनेताओं के गिरते व्यवहार की आलोचना मीडिया में नजर नहीं आती, इसलिए उनको ये भ्रम रहता है कि वो जो कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। कोई भी राजनेता, कोई भी पार्टी जो सार्वजनिक जीवन में है वो इस बात से डरती है कि उसका अपयश ना हो, और पहले मीडिया उनकी गलतियों को उभारता था तो वो लोग डरते थे कि इससे हमारी इज्जत खराब होती है, इससे हमारा जनाधार घटता है, इसलिए वो मीडिया में छपी हुई खबरों को ध्यान से पढ़ते थे, अखबार में हो चाहे चैनल में हो। अब कोई भी अखबार या चैनल किसी भी पार्टी की गलतियों को, किसी पार्टी, किसी नेता की बुराई को दिखाने में परहेज करता है, इसीलिए ये जो लीडर है वो नीचे, उनका कैरेक्टर नीचे जा रहा है, पार्टियों का जो उद्देश्य है वो नीचे जा रहा है, और उसके लिए मैं दोषी पार्टियां तो है ही, मैं मीडिया को ज़्यादा दोषी मानता हूँ। एक लोग और एक चीज़ बचाव में बोलते हैं कि समाज में चूंकि गिरावट आ रही है इसलिए सब जगह गिरावट आ रही है। तो मैंने पहले कहा कि मास्टर, डॉक्टर और पत्रकार, अगर यहाँ गिरावट नहीं होगी तो समाज में गिरावट आएगी, लेकिन उसकी गति बहुत कम रहेगी। तो ये चूंकि इन क्षेत्रों में गिरावट है, देश का जो प्रोफेसर है, देश के जो शिक्षक हैं वो भी शिक्षा के मामले में नीचे जा रहे हैं। अब तो विद्यार्थी और प्रोफेसर साथ में बैठ के शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो अमर्यादित होती है। इसलिए ये पूरा दौर है, लेकिन ये दौर भी निकल जाएगा। अब कुछ छोटे छोटे सवाल कर लेते हैं। आपका फेवरेट जो है अभिनेता कौन? मेरे फेवरेट अभिनेता की बात करेंगे तो शशि कपूर और संजीव कुमार। फेवरेट अभिनेत्री? फेवरेट अभिनेत्री रेखा। क्रिकेट भी बहुत देखते हैं आप। फेवरेट खिलाड़ी? कपिल देव और गावस्कर, सुनील गावस्कर और कपिल देव। फेवरेट नेता? अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा जी और राजीव गांधी। फेवरेट पत्रकार कौन है आपके? फेवरेट पत्रकारों में तो मेरे कई नाम हो सकते हैं, लेकिन मैं राजेंद्र माथुर जी को ज़्यादा अपना पसंदीदा पत्रकार मानता हूँ। उसके बाद प्रभाष जोशी, हिंदी पत्रकारों की बात करें, और मध्य प्रदेश के पत्रकारों में मेरे जो पसंद के पत्रकार हैं वो मदन मोहन जोशी, महेश श्रीवास्तव जी, ये मेरे पसंद के पत्रकारों में हैं। और जो मुझसे एक पायदान ऊपर की पीढ़ी के पत्रकारों की बात करें तो उसमें रमेश शर्मा जी और राजेश बादल, ये मेरे पसंद के पत्रकारों में। राजेश बादल जी जैसा संपादन मैंने कभी नहीं देखा। वो जिस गति से और जितनी तेजी से संपादन करते थे, वो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। चलते चलते एक सवाल कि आज के जो युवा पत्रकार हैं या जो
आने वाले पत्रकार हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनके लिए मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर वो रोटी के लिए आते हैं तो पत्रकारिता रोजी रोटी तो आपको दे देगी, आपके परिवार को भूखा नहीं मरने देगी। लेकिन आप अमीर होना चाहते हैं तो मेरा उनसे आग्रह है, सलाह भी बिन मांगी, कि वो इस पेशे को ना चुने। क्योंकि अगर वो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, अमीर तो बन जाएंगे लेकिन ये पेशा बर्बाद हो जाएगा। ये पत्रकारिता का जो धर्म है ये एक तरह से खंडित होगा और प्रदूषित हो जाएगा। तो आप पत्रकारिता में आते हैं, ये आपका सोचना है। लोग आर्मी में भी जाते हैं, सेना में जाते हैं कुर्बान होने के लिए। अगर आप पत्रकारिता में आएंगे तो पत्रकारिता आपकी जान तो नहीं लेगी, वो आपकी समृद्धि हो सकता है कि जो आप सोचते हैं उस हिसाब से ना होने दे। ईमानदारी से जो काम करेगा वो भूखा नहीं मरेगा, लेकिन बेईमानी से अगर काम करेगा तो पैसा तो आ जाएगा लेकिन इज्जत चली जाएगी। और हम देख रहे हैं कि पत्रकारिता में पैसा आ रहा है लेकिन इज्जत जा रही है। सर, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।